A very good afternoon to everyone. Welcome to the Thought Tree. I am here with fiscal policy and monetary policy. Let us understand what is fiscal policy and monetary policy in economics, right? Basically, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी दो हेड्स उसमें होते हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की पॉलिसी विच डील्स with government expenditure and taxes to control the overall money supply in the economy as well as inflation, ensuring at the same time stability and growth in the economy. उसको हम fiscal policy बोलते हैं. And monetary policy जो होती है वो RBI की होती है. RBI is what? RBI is the Central Bank of India, Reserve Bank of India, right? तो मॉनेटरी पॉलिसी का भी एम यही होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है बाय कंट्रोलिंग दी मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी. मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में दो टाइप के टूल्स होते हैं. फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एंड द अदर वन इज क्वालिटेटिव. तो वो सब अभी हम डिटेल में देखेंगे. पहले ये देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी is divided into two categories, monetary and fiscal. So basically what happens is the government ought to be very particular, the RBI or central bank of a country uses monetary policy to adjust the interest rates. ठीक है, by adjusting the interest rates and controlling the money supply, it tries to keep the money supply within a certain limit and inflation in the India's inflation target, which is 4 plus minus 2%, right? So ये होता है फिस्कल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है वो है इंटरेस्ट रेट्स, है ना. जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जिन रेट्स पे लोन दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट्स. और फिस्कल पॉलिसी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक होता है टैक्सेशन, राइट. सो जी एंड टी जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, तो दैट इज द कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी. अच्छा, अब इन पॉलिसीज की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ हम कैसे मेजर करते हैं? बाय मेजरिंग द जीडीपी विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. उसको ग्रो करने के लिए जीडीपी इंक्रीज करनी होती है, राइट. जीडीपी मतलब इकोनॉमी में ओवरऑल जो प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो इंक्रीज करना होता है. सो व्हाट इज जीडीपी? लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट. जीडीपी इज बेसिकली द टोटल मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की. जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन के आए इकोनॉमी में, यानी इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है, फाइनल तैयार है, वो फाइनल एंड कंजम्पशन के लिए फाइनल गुड है, उनमें अब और वैल्यू एडिशन होना नहीं बाकी है. हम सिर्फ फाइनल गुड्स को जीडीपी की कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं करते हैं, राइट. सो जीडीपी इज बेसिकली द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country. मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में होनी चाहिए. दैट्स व्हाई द नेम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट. बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन प्रोड्यूस करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है किसी भी टाइप के प्रोडक्शन में. सो प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल या फिजिकल ईयर में जो प्रोड्यूस होता है, इसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. बेसिकली ये देश की इनकम होती है, राइट, नेशनल इनकम. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी हो रही हैं, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली एक कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम जनरेट होती है, राइट. वो इनकम ग्रो हो रही है, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग. सो जीडीपी को ग्रो करना हमारा टारगेट है, राइट. हमारा टारगेट क्या है? जीडीपी ग्रोथ by controlling money supply and inflation in the economy, for which we are going to understand the fiscal policy tools as well as the monetary policy tools. Moving on to the next slide. अभी रिसेंटली बजट आया है, तो बजट का भी यहाँ पर कुछ ग्लैंस हम देख लेते हैं एक बार. बजट बेसिकली क्या करता है? बजट ये सारी पॉलिसीज फ्रेम करने में मदद करता है, खासकर फिस्कल पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और रिसीट्स का स्टेटमेंट भी देती है कि हमारा इतना एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू रिसीट्स या कैपिटल रिसीट्स है ना. तो बजट इज बेसिकली एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरे साल का एक फाइनेंशियल ब्यौरा जिसको आप कह सकते हो, वो होता है. It is a statement of the estimated receipts and expenditure of the government in a financial year,
which begins on 1st April of the current year and ends 31st March। ये तो आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है कब खत्म, राइट। तो बजट में और क्या चीजें होती है, बेसिकली बजट में सारी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, रिसीट्स होती हैं, है ना। ये क्या बताते हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन यानी रिसीट्स कितनी है, इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को ट्विक करके इकोनॉमी को ग्रोथ पाथ पर वापस से लेकर जाती है बाय कंट्रोलिंग दी मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, राइट। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? सी, आरबीआई जो होता है या किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है ना, सेंट्रल बैंक कुछ पॉलिसीज इनिशिएट करता है, पॉलिसी डिसीजंस लेता है, उसके कुछ टूल्स होते हैं जिनको वो मार्केट में या इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए लेता है। मनी सप्लाई क्या होती है? बेसिकली मनी सप्लाई इज एट प्रेजेंट, आज के टाइम पर एट प्रेजेंट what is the total circulation of money in the economy including the currency notes coins, जितना भी currency notes हैं आपके पास, coins हैं, है ना, जो भी acceptable currency है at a point of time, उसका circulation कितना है, total supply कितनी है इकोनॉमी में। अगर मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो ज्यादा पैसा कुछ फ्यू गुड्स को चेज करता है, सो दैट बिकम्स एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन मतलब महंगाई वाली सिचुएशन होगी, और उस टाइम पे फिर आरबीआई के क्या डिसीजंस होंगे, वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस होंगे। ऐसे ही जब मनी सप्लाई कम होगी, है ना, तो डिफ्लेशनरी सिचुएशन होगी, यानी कम होगा, प्राइस लेवल कम होगा, जनरल प्राइस लेवल। डिफ्लेशनरी सिचुएशन में क्या होगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन होने लगेगा क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाएंगी, राइट। सो दोनों केस में मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। सो बेसिकली व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? इट रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द central bank, that is Reserve Bank of India in case of India, in matters of interest rates, money supply and availability of credit. It is through the monetary policy RBI controls inflation in the country। as I told you, RBI monetary policy से करता क्या है, basically final aim क्या है, inflation control करना by controlling the money supply in the economy। मनी सप्लाई कंट्रोल करने से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, मनी सप्लाई लिमिट में होगी तो ना तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बनेगी ना डिफ्लेशनरी सिचुएशन बनेगी, राइट। In short, monetary policy refers to the use of monetary instruments under the control of central bank to regulate the magnitude of money supply in the economy. See, the primary objective, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है, इंडिया का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो है 4 प्लस माइनस 2%। कितना है? 4 प्लस माइनस 2%। 4 प्लस माइनस 2%, यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6। ये इस ब्रैकेट में हमको इन्फ्लेशन अपना रखना होता है, दैट इज अ नॉर्मल सिचुएशन, क्योंकि इन्फ्लेशन इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर महंगाई नहीं होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगी, है ना। तो दिस इज इन्फ्लेशन टारगेट। इस रेंज के बीच में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम होता है, ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे और ग्रोथ रहे। अगर इन्फ्लेशन बहुत कम या बहुत ज्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी, राइट। अब हम देखते हैं कि आरबीआई के टूल्स क्या क्या होते हैं, है ना। अभी हम देख रहे हैं व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव, है ना, सबसे पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नाउ सी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? इसमें आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करता है। क्या करता है? सेल और परचेज। अब ये देखते हैं कैसे काम करता है। सी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अभी हम क्या देख रहे हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक टूल है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का,
है ना। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की पॉलिसी। नाउ सी, पहले हम ये समझते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन उस सिचुएशन को कहते हैं हिंदी में जिसको हम महंगाई कहते हैं, लेकिन इन प्रॉपर इकोनॉमिक टर्म्स इन्फ्लेशन इज द सस्टेन्ड राइज ऑफ जनरल प्राइस लेवल फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन एन इकोनॉमी। मतलब एक अच्छे खासे टाइम तक जो ओवरऑल प्राइसेस है इकोनॉमी में, ओवरऑल प्राइसेस की हम बात कर रहे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल जनरल प्राइस लेवल अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई। और इसको आप दूसरे टर्म्स में ऐसे समझ सकते हो कि जब ज्यादा आपके पास मनी सप्लाई होती है, मतलब ज्यादा पैसा होता है जेब में, और गुड्स कम है खरीदने के लिए, क्योंकि डिमांड तो उतनी थी, प्रोडक्शन उतना ही हुआ, लेकिन आपके पास पैसा ज्यादा है, तो जब ज्यादा डिमांड है किसी प्रोडक्ट की तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा, राइट। सो दैट इज इन्फ्लेशन। अब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू कैसे इन्फ्लेशन को या मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ये हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, जी सेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल और परचेज होती है। जी सेक क्या होता है, जी सेक सिक्योरिटीज होती हैं, पेपर फॉर्म में होती हैं, है ना। जी सेक इज बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट जो इशू करती है उसको हम जी सेक बोलते हैं, है ना। तो जी सेक क्या होता है, एग्रीमेंट होता है बेसिकली, और ये एक लोन लेने का भी तरीका होता है, कैसे होता है वो भी हम देखते हैं आगे, है ना। इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट एज वेल। नाउ सी, इन्फ्लेशनरी अगर सिचुएशन है तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, और डिफ्लेशनरी है तो क्या होगी, इन्फ्लेशनरी वर्सेस डिफ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी इज जब महंगाई है, जब जनरल प्राइस लेवल इज इंक्रीजिंग, और डिफ्लेशनरी इज जब मंदी है, हिंदी में जिसको आप मंदी कह सकते हो, यानी ओवरऑल प्राइस लेवल इज डिक्रीजिंग, इट इज नॉट इंक्रीजिंग, ओके, इट इज डिक्रीजिंग। तो इन्फ्लेशन में पहले ये देखते हैं, इन्फ्लेशन में हमेशा आरबीआई का एम क्या होगा, मनी सप्लाई को कम करना, रिड्यूस करना। इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को रिड्यूस करना इज द एम ऑफ आरबीआई। अब उसके लिए आरबीआई क्या करता है वो हम देखेंगे। और डिफ्लेशन में एम क्या होगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना। वाई, क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है, ज्यादा पैसा इकोनॉमी में और गुड्स थोड़े बहुत ही हैं, तो उनको वो चेज कर रहा है ना, ज्यादा सप्लाई है मनी की, लोग ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं क्योंकि खरीद सकते हैं, पैसा ज्यादा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है। अगर उसको हम कम कर दें तो क्या होगा, ज्यादा जब पे नहीं कर पाएंगे तो डिमांड कम करेंगे, प्राइसेस अपने आप नीचे आ जाएंगी। एंड सेम इन द डिफ्लेशनरी सिचुएशन, मनी सप्लाई कम है, पैसा कम है, इसलिए लोग डिमांड कर नहीं रहे, इसलिए क्या हो रहा है, मंदी, यानी डिमांड कम हो रही है इकोनॉमी में, तो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जब उनको पता है डिमांड ही नहीं है तो उनकी कॉस्ट कैसे कवर होगी, राइट। सो डिफ्लेशन में एम ऑफ आरबीआई इज टू इंक्रीज मनी सप्लाई, एंड इन्फ्लेशन में एम ऑफ आरबीआई इज टू डिक्रीज मनी सप्लाई, राइट। अब देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई क्या करेगा, सेल करेगा या परचेज करेगा, सेल करेगा। सेल करने से क्या होगा, सिक्योरिटी की एक फेस वैल्यू होती है ना। सपोज उसकी फेस वैल्यू थी 500 रुपीज, है ना। सपोज आई परचेज्ड अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम आरबीआई, है ना, उसकी फेस वैल्यू है 500, तो मैंने 500 आरबीआई को दे दिए। ऐसे इकोनॉमी में जितने भी लोग ने ये खरीदा होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या आरबीआई ने जिनको सेल किया होगा, तो उन्होंने इसको खरीदा, खरीदने के लिए उन्होंने पैसा दिया, जिसकी फेस वैल्यू यानी ये कितने का है ना, 500 ये दिया। अब प्लस इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैंने जो उनको पैसा दिया उससे क्या हुआ, मनी सप्लाई रिड्यूस हो गई। ऐसे मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो इसको खरीदेंगे, है ना, इंस्टीट्यूशंस होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे जो जीसैक को खरीदेंगे, परचेज करेंगे। तो आरबीआई ने क्या किया, सेल कर दिया। सेल करने से उसको क्या हुआ, जिसने खरीदा उसने आरबीआई को पैसा दे दिया, इकोनॉमी से मनी सप्लाई सोक कर लिया आरबीआई ने, सो इस टाइम पे सेल करेगा। अनदर थिंग, डिफ्लेशनरी सिचुएशन में परचेज करेगा, परचेज बैक। परचेज करने से क्या होगा, जो परचेज करता है वो पैसा देगा, है ना। तो आरबीआई मनी पंप इन करना चाहता है इकोनॉमी में अभी, तो आरबीआई क्या करेगा, जी सेक्स को परचेज करेगा, खरीदेगा। खरीदेगा तो पैसा कौन देगा, आरबीआई देगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी में। सो दिस इज हाउ ओपन मार्केट ऑपरेशंस वर्क। ओपन मार्केट ऑपरेशन,
अनदर थिंग इज कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? बेसिकली सीआरआर और एसएलआर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आरबीआई रिक्वायर करता है अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन। कमर्शियल बैंक्स को ये अपने पास रखना होता है। एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है उनके टोटल डिपॉजिट्स का, ठीक है। जो भी उनके पास डिपॉजिट आते हैं, किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। जो भी बैंक में डिपॉजिट आते हैं उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट उनको सीआरआर और एसएलआर की फॉर्म में रखना होता है। सीआरआर मतलब सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है और एसएलआर मतलब खुद के पास रखना होता है, राइट। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, a specific amount of bank deposits which banks are required to keep with the RBI in form of reserves of balances. These higher the CRR with the RBI, the lower will be the liquidity in the system. तो CRR basically क्या है? CRR टोटल डिपॉजिट का, बैंक के टोटल डिपॉजिट का वो परसेंटेज है, वो अमाउंट है जो उसको सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ओके, वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट है। तो इससे कैसे आरबीआई इसको रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को, वो हम देखते हैं। एक बार हम एसएलआर भी देख लेते हैं। एसएलआर जो होता है ना, सीआरआर सिर्फ कैश की फॉर्म में रखा जा सकता है, जबकि एसएलआर किस किस फॉर्म में रखा जा सकता है? एसएलआर भी सेम प्रपोर्शन है, बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं उनका एक परसेंटेज जो रिक्वायर अमाउंट उनको खुद के पास रखना होता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो ये किस फॉर्म में रख सकते हैं? कैश, गोल्ड एंड सिक्योरिटीज, राइट। सो एसएलआर और सीआरआर को कैसे यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए? सी, अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, आरबीआई का एम क्या है? मनी सप्लाई को रिड्यूस करना, मनी सप्लाई को रिड्यूस करना। सपोज सीआरआर एंड एसएलआर को आरबीआई ने ये क्या है, इनको बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, यानी पहले जितना रखना होता था उससे अब ज्यादा रखना है ना। तो जो उनके पास बैंक में जो डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक के पास, उसी में से वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस क्या होती है? हम जो आम जनता जो डिमांड डिपॉजिट्स या दूसरे फिक्स डिपॉजिट्स डिपॉजिट करती है बैंक में, है ना, उन डिपॉजिट्स में से ही वो आगे लोन एक्सटेंड करते हैं, जिसको हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। तो अगर उनके पास डिपॉजिट्स ज्यादा होंगे, वो ज्यादा लोन दे पाएंगे, लोन ज्यादा दे पाएंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। आरबीआई क्या करता है? सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देता है। बढ़ाने से क्या हुआ? जो टोटल डिपॉजिट्स थे उसमें से अब एक लार्जर प्रपोर्शन किसके पास चला जाएगा? सीआरआर की फॉर्म में आरबीआई के पास, और एसएलआर की फॉर्म में उनको खुद को रखना पड़ेगा, जिसमें से वो लोन नहीं दे सकते। तो अब उनके पास जो चंक बचा है वो रिड्यूस्ड बचा, कम अमाउंट ऑफ लोन देने का उनके पास स्कोप बचा है ना, तो कम लोन देंगे। लोन कम देंगे इकोनॉमी में, लोन कम देंगे तो मनी सप्लाई कम होगी, लोन कम देंगे तो मनी सप्लाई कम होगी, राइट। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, लोन कम देंगे तो इन्वेस्टर्स कम इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम जनरेट होंगी और मनी सप्लाई कम होगी, राइट। सो दिस इज हाउ सीआरआर एंड एसएलआर आर यूज्ड टू कंट्रोल मनी सप्लाई। इसका डिफ्लेशनरी सिचुएशन में क्या होगा? डिफ्लेशनरी सिचुएशन में सीआरआर और एसएलआर को रिड्यूस कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। क्यों रिड्यूस कर दिया जाएगा? क्योंकि सी, अब इससे क्या होगा? ज्यादा बचेगा उनके पास डिपॉजिट का चंक, जिसमें से वो लोन दे सकते हैं। अपने पास कम रखना होगा, आरबीआई के पास कम रखना होगा, तो उनके पास चंक ज्यादा बचेगा, राइट। अब उसमें से ज्यादा लोन दे पाएंगे, ज्यादा लोन दे पाएंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, अगेन मनी सप्लाई बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी लोगों की, है ना। सो दिस इज हाउ CRR and SLR are used as tools to control inflation or मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी। अब मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन का रिलेशन मैंने समझा दिया, आई होप आपको समझ आया होगा। मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस बढ़ती हैं, है ना। मनी डिमांड अगर कांस्टेंट है, मनी सप्लाई बढ़ रही है केवल, तो क्या होगा? ज्यादा पैसा कुछ ही गुड्स को चेस कर रहा है, तो जो प्रोड्यूसर है वो अपनी मनचाही प्राइस उसको चार्ज करेगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है उसके प्रोडक्ट की, तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और जब मनी सप्लाई कम होती है तो डिमांड तो उतनी है, मनी सप्लाई कम हो गई है, तो क्या है? आइडल पड़ा हुआ है ना वो प्रोडक्ट, जो बना हुआ प्रोडक्शन, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस रखे हुए हैं इकोनॉमी में, है ना, वो आइडल है, उसको कोई खरीद नहीं रहा, तो वो रिड्यूस्ड प्राइस पे उसको सेल आउट करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स हाउ मनी सप्लाई कम होने से डिफ्लेशनरी सिचुएशन होने के चांसेस होते हैं, और ज्यादा होने से इन्फ्लेशनरी। अभी हमने देखा सीआरआर और एसएलआर। OMO is clear to everyone, then CRR and SLR. इसके बाद होती है बैंक रेट पॉलिसी।
बैंक रेट क्या होती है? बेसिकली इट इज द डिस्काउंट रेट at which bank rates are interest charged by RBI for providing funds and loans to the banking system. See, bank rate क्या होती है? In very simple terms, बैंक रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन देता है, यानी मोर देन 90 डेज। ओके, जो रेपो रेट होती है वो क्या होती है? जिसमें जिस रेट पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है, दैट इज विद इन 90 डेज। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट, राइट? सो बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होती है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन दोनों रेट्स वही होती हैं जिन पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। कमर्शियल बैंक हमको लोन देते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स को लोन कौन देता है? आरबीआई देता है। हम डायरेक्टली आरबीआई से नहीं लोन लेते, हम कमर्शियल बैंक से लेते हैं। सो आरबीआई इज द बैंकर ऑफ द बैंक्स, है ना? आरबीआई बैंकर, बैंक्स का बैंकर है। तो कमर्शियल बैंक को अगर लोन चाहिए होता है वो आरबीआई के पास जाते हैं, राइट? तो उनको दो इंटरेस्ट रेट्स पे मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो बैंक रेट पे मिलेगा, और शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो रेपो रेट पे मिलेगा। बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं और रेपो रेट को रीपर्चेज ऑप्शन भी बोलते हैं, रीपर्चेज ऑप्शन। अब हम ये देखते हैं कि बैंक रेट और रेपो रेट को आरबीआई कैसे यूज करता है एज मॉनेटरी पॉलिसी टूल टू कंट्रोल द मनी सप्लाई बोथ इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल एज डिफ्लेशन। बैंक रेट और रेपो रेट। Okay, one very important thing to note here is that repo rate is also known as the key policy rate. रेपो रेट क्या होती है? की पॉलिसी रेट। इसको की पॉलिसी रेट कहा जाता है क्योंकि इस रेट के बेसिस पे बाकी सारी इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड होती हैं। सो रेपो रेट इज की पॉलिसी रेट। नाउ सी, अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, तो आरबीआई का मोटिव क्या है? मनी सप्लाई को कम करना, मनी सप्लाई को कम करना, राइट? अब इस सिचुएशन में बैंक रेट या रेपो रेट का क्या किया जाएगा? इनको बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा? सी, ये क्या है? जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर कमर्शियल लोन मिल रहा है, अगर कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो वो लोन कम लेंगे, ठीक है? तो ये बढ़ा दी जाएंगी, इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज। अब ये कैसे काम करेगा? सी, अगर रेपो रेट और बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या हो रहा है? कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है लोन लेने के लिए, है ना? इंटरेस्ट रेट और लोन में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है तो लोन कम लिया जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लोन ज्यादा हो जाती है ना। आपको अगर ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा किसी बैंक से और कम पे मिलेगा तो आप कम वाले में प्रेफर करोगे, राइट? सो ये बढ़ाने से क्या होगा? आरबीआई और रेपो रेट और बैंक रेट बढ़ने से कॉस्ट ऑफ क्रेडिट उनका इंक्रीज हो गया, तो वो लोन कम लेंगे। अगर बैंक्स लोन कम लेंगे तो आगे लैंडिंग एक्टिविटीज कम करेंगे, है ना? आगे लैंडिंग कम करेंगे, आगे लैंडिंग कम करेंगे यानी हमको कम लोन देंगे तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी इकोनॉमी में। इसको ऐसे भी देख सकते हो, लोन कम देंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होगी, लोगों की इनकम कम होगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ऐसे आरबीआई यूज करता है। और डिफ्लेशनरी सिचुएशन में क्या होगा? डिफ्लेशनरी यानी मंदी है, तो आरबीआई का एम क्या है? मनी सप्लाई को बढ़ाना। बैंक रेट और रेपो रेट मनी सप्लाई को बढ़ाना है ना? तो इनको क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करने से क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बैंक्स का रिड्यूस हो गया, ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो ज्यादा लैंड करेंगे, आगे ज्यादा लोन देंगे हमको कमर्शियल बैंक्स। अगर ज्यादा हम लोन लेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, और ज्यादा लोन लेने से इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का इनकम जनरेट होगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? आई होप समझ आ रहा होगा आपको। सो दैट्स हाउ बैंक रेट एंड रेपो रेट वर्क्स। एक होती है क्रेडिट सीलिंग। क्रेडिट सीलिंग क्या होती है? जब आरबीआई डायरेक्ट क्रेडिट देने की लिमिट को ही एक लिमिट बना देता है, मतलब अमाउंट को लिमिट बना देता है कि कमर्शियल बैंक इससे ज्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते। विद दिस इंस्ट्रूमेंट आरबीआई इशूज प्रायर इंफॉर्मेशन और डायरेक्शन दैट लोन्स टू द कमर्शियल बैंक विल बी गिवन अप टू अ सर्टेन लिमिट। इन दिस केस अ कमर्शियल बैंक विल बी टाइट इन एडवांसिंग लोन्स टू द पब्लिक। सी,
अगर उनको और मनी सप्लाई कम करनी है तो लोन को रिड्यूस करवा देंगे, डायरेक्ट बोल देंगे कि आप इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते, दैट इज क्रेडिट सीलिंग। यानी सीलिंग क्या होती है, किसी चीज की मैक्सिमम लिमिट, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, क्रेडिट इज लोन, राइट। अब आते हैं फिस्कल पॉलिसी पे। फिस्कल पॉलिसी पे आने से पहले हम ये देखते हैं कि कुछ और क्वांटिटेटिव टूल्स भी होते हैं आरबीआई के। एसएलआर हमने देख लिया, सीआरआर हमने देख लिया, बैंक रेट, रेपो रेट, एक होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जिस रेट पे रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक्स अपने फंड आरबीआई के पास रखते हैं, या इन दी अदर वर्ड सिंपल टर्म्स, कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देते हैं, है ना, वैसे लोन नहीं दे रहे, मतलब अपने फंड उनके पास रख रहे हैं, तो वो आरबीआई के पास लोन की तरह ही तो है, आरबीआई को रिटर्न करना है, वो होती है रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगी, यानी रिवर्स रेपो रेट कम होगी, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास फंड रखना है, या जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई को वो लोन दे रहे हैं, अगर वो कम होगी तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, सी, जैसे हमने रेपो रेट में देखा, रेपो रेट में क्या हो रहा था, रेपो रेट वाज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई वाज गिविंग लोन टू द कमर्शियल बैंक्स, है ना। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है, एट विच कमर्शियल बैंक इज गिविंग टू द लोन टू द आरबीआई, दैट्स व्हाई द टर्म रिवर्स। तो अगर ज्यादा रेट मिल रही होगी उनको लोन देने पे, तो वो ज्यादा फंड पार्क करना चाहेंगे आरबीआई के साथ, है ना। अगर आपको किसी को लोन देने पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रही है ना, तो आप ज्यादा देना चाहोगे, तो आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा इन डिफ्लेशनरी सिचुएशन, और कम कर देगा इन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। इन्फ्लेशन में आरबीआई को क्या करना है, मनी सप्लाई को कम करना है, मनी सप्लाई को कम करना है, इसका मतलब नहीं सॉरी, इंक्रीज कर देगा इन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। इन्फ्लेशन में दी टारगेट इज टू इंक्रीज मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं। अगर बैंक्स अपना ज्यादा पैसा आरबीआई को लोन दे देंगे, तो आगे कम लोन देंगे, उससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी, आरबीआई के पास रखा रहेगा ना वो लोन अमाउंट, ठीक है। और वो कब देंगे, जब उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होगा आरबीआई से उस पर, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगी इन्फ्लेशन में, और डिफ्लेशन में रिड्यूस हो जाएगी, ताकि मनी सप्लाई बढ़ सके, राइट। ये होती है रिवर्स रेपो रेट। एक होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओवरनाइट बोरोइंग, यानी सेम डे के लिए ओवरनाइट बोरोइंग जब करनी होती है कमर्शियल बैंक्स को, तो ये विंडो के थ्रू करते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें बैंक रेट पे ही लेकिन लोन दिया जाता है, बैंक रेट पे ही लोन दिया जाता है, राइट। तो ये भी क्या होगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सेम इंक्रीज कर देंगे इन्फ्लेशन के टाइम पे, और डिक्रीज कर देंगे डिफ्लेशन के टाइम पे। इसके अलावा कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं आरबीआई के पास, मतलब ये तो हो गया एक्शन, क्वांटिटेटिव एक्शंस हो गए। एक होता है डायरेक्ट आरबीआई मोरल सुएशन, यानी गाइडलाइन दे रहा है कमर्शियल बैंक को कि बस आप, ऐसा है कि सिचुएशन ऐसी है, तो आप लोन कम दो या लोन ज्यादा दो, तो गाइडलाइंस भी देता है, वो सारे क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है विच डील्स विद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, GNT, इन दोनों से ही डील करती है, इन दोनों को कम ज्यादा करके वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। Fiscal policy is guiding force that helps government decide how much money it should spend to support economic activities and how much revenue it must earn from the system, right, ताकि इकोनॉमी बैलेंस में चलती रहे। अब इसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट रिसीट्स होती हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं हम, गवर्नमेंट को जो इनकम मिलती है उसको हम गवर्नमेंट रिसीट्स बोलते हैं, और गवर्नमेंट जो डेट लेती है, यानी जो लोन लेती है, उसको हम पब्लिक डेट बोलते हैं। गवर्नमेंट अपनी डेफिसिट्स को फाइनेंस करने के लिए, जब उनके पास खर्चा कम पड़ जाता है और करना ज्यादा है, तो उसको फाइनेंस करने के लिए लोन लेती है, उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक डेट कहते हैं, राइट। नाउ सी दीज आर सम कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स। गवर्नमेंट रिसीट्स की कुछ कैटेगरीज इसमें हम देखते हैं। रिसीट्स दो टाइप की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड
कैपिटल रिसीट्स, राइट। रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? टैक्स रेवेन्यू, जैसे टैक्स के थ्रू जो रेवेन्यू मिल रहा है ना, वो रेवेन्यू रिसीट है। अब टैक्स में भी दो टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका बर्डन आप किसी पे शिफ्ट नहीं करते, वो आप पे लगाया तो आप ही उसको पे करोगे, है ना, सेम पर्सन। इन जैसे इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका बर्डन शिफ्ट होता रहता है। पहले प्रोड्यूसर ने इनपुट खरीदा, वहां टैक्स दिया, फिर उसका चार्ज किया, आगे जिसको बेचा, फिर फाइनल वो जो टैक्स होता है वो आपके फाइनल प्रोडक्ट की एमआरपी में रिफ्लेक्ट होता है। हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। इनडायरेक्टली हम हर चीज पे टैक्स देते हैं। सो वी ऑल आर इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स, whether we are direct or not, but we all are indirect tax payers। तो उसको हम कहते हैं indirect tax, right। तो जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं गवर्नमेंट की, उसमें क्या क्या आती है? टैक्स के थ्रू जो रिसीट्स आती हैं, है ना, या नॉन टैक्स जो फीस होती है वो आती है, राइट। नाउ सी, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट। इससे ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है। देखो, टैक्स से रेवेन्यू आ रहा है, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, फीस वगैरह से आ रहा है, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, और कोई एसेट उनका रिड्यूस नहीं हो रहा। एक होती है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है? जिससे या तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही हो या एसेट रिड्यूस हो रहा हो, है ना, विच ईदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट। जैसे बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, डिसइन्वेस्टमेंट का बेस्ट एग्जांपल रिसेंट इज एयर इंडिया को टोटली टाटा ग्रुप को दे दिया गया था। तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? गवर्नमेंट अपना शेयर जो है वो किसको दे रही है? किसी कंपनी को। शेयर अपना बेच रही है, तो गवर्नमेंट ने अपने एसेट को बेच दिया, है ना, तो एसेट को रिड्यूस कर रही है, एसेट को रिड्यूस कर रही है। सो उसके थ्रू जो रिसीट्स आ रही है वो क्या है? कैपिटल रिसीट्स है। या तो एसेट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, या फिर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। जैसे बोरोइंग की लोन लिया तो वो एक लायबिलिटी है जिसको बाद में रीपे करना है, राइट। सो कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच ईदर रिड्यूसेस एसेट और क्रिएट लायबिलिटी। एक्सपेंडिचर जो खर्चा करती है गवर्नमेंट, उसकी भी दो कैटेगरीज हैं। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो चेंज नहीं कर रहा, लायबिलिटी और एसेट्स के स्टेटस को चेंज नहीं कर रहा, है ना। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट करना है किसी लोन पे, डिफेंस एक्सपेंडिचर करना है, सैलरी देनी है एम्प्लॉयज की। इससे ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिससे या तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही हो या एसेट क्रिएट हो रहा हो, है ना। या तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, जैसे आपने अपना जो लोन था वो रीपे कर दिया तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, या आपने इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे सेक्टर में किया, एसेट क्रिएशन में किया, जिससे आपका एसेट क्रिएट हो रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। अब फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट जब अपने रेवेन्यूज को बढ़ाती है और एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का गैप कम करती है, उसको हम फिस्कल कंसोलिडेशन बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट की जो फिस्कल डेफिसिट होगी, विच इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, वो कम होगी। तो जब गैप कम होगा तो गवर्नमेंट को बोरो कम करना पड़ेगा अपने डेफिसिट्स को फाइनेंस करने के लिए, उसको हम फिस्कल कंसोलिडेशन बोलते हैं। इट इज बेसिकली मेजर दैट आर टेकन टू इम्प्रूव द फिस्कल डेफिसिट इज कॉल्ड एज फिस्कल कंसोलिडेशन। जैसे रेवेन्यू रिसीट्स इंप्रूव करनी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को अच्छी जगह यूज करना है जहां से एसेट क्रिएशन हो, राइट। अब ये देखते हैं कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग और टैक्सेस के थ्रू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है। सी, अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है ना, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस कर देगी। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस करेगी तो इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी थी अब वो कम होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी, इनकम कम जनरेट होगी, और फाइनली मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जो कि हमारा टारगेट था इन्फ्लेशन में, है ना। और टैक्स का क्या होगा? टैक्स बढ़ा दे, क्योंकि जब आपके पास इनकम का ज्यादा प्रपोर्शन टैक्स में आप दे दोगे तो आपके पास मनी सप्लाई बचेगी नहीं खर्च करने के लिए, है ना। इनकम का अगर आप ज्यादा प्रपोर्शन टैक्स दे दोगे तो आपके पास पैसा कम बचेगा, आप खर्चा लिमिट में करोगे तो मनी सप्लाई लिमिट हो जाएगी। टैक्स को बढ़ा देगी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस कर देगी। नाउ इन डिफ्लेशनरी सिचुएशन में मोटिव क्या है? मनी सप्लाई को बढ़ाने का। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देगी और टैक्सेस को रिड्यूस कर देगी।
जैसे कोई भी फैक्ट्री सेटअप होती है तो अगर उसको कम टैक्स देना पड़ रहा है तो उस जगह पर वो जाना चाहती है ना। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी, इनकम इंक्रीज होगी और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से अगेन कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। सो दिस इज हाउ फिस्कल पॉलिसी टूल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी। यहाँ पर एक कंपैरिजन है, एक बार हम देख लेते हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे क्या टूल्स हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। यहाँ पर क्या है, मेन क्या था, इंटरेस्ट रेट्स था, सीआरआर, एसएलआर, है ना। ये गवर्नमेंट करती है, ये सेंट्रल बैंक करता है किसी भी कंट्री का। सो इंडिया के केस में कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, है ना। इसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, जनरली ये मॉनेटरी पॉलिसी के साथ कंबाइन की जाती है, लेकिन इसका पर्टिकुलर टारगेट क्या होता है, इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट भी जी और टी को ट्वीक करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन स्पेसिफिक टारगेट सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल करना नहीं होता। यहाँ पे इनका स्पेसिफिक टारगेट ही ये होता है कि इन्फ्लेशन को जो लिमिटेड ब्रैकेट है 4 ± 2%, उसमें हमको रखना है, ठीक है। साइड इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग, अब इसका साइड इफेक्ट किस पे होगा, गवर्नमेंट के बजट पे, बोरोइंग पे होगा। इसका साइड इफेक्ट होता है एक्सचेंज रेट्स पे, जो जिससे बैंक, जो चीजें, जो सेक्टर बैंक से अफेक्ट होता है उन पे इफेक्ट होगा मॉनेटरी पॉलिसी का। जैसे लोन्स पे, जो अगर रेपो रेट कम हो जाएंगी इकोनॉमी में तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अगर मॉनेटरी ट्रांसमिशन प्रॉपर हो रहा है तो अपनी इंटरेस्ट रेट्स भी कम कर देगा, तो कम रेट पे आपको लोन दिए जाएंगे, राइट। तो ये बेसिकली मार्केट को अफेक्ट करती हैं, एक्सचेंज रेट्स को अफेक्ट करती हैं, और ये किसको करता है, गवर्नमेंट की बोरोइंग को, बजट को, इन सबको करता है। ये पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, ये जनरली पॉलिटिकल प्रोसेस से इंडिपेंडेंट होती है ना। इनका मेन टारगेट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। सो दैट वाज इट फॉर फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। आगे ऐसे ही हम इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के लिए, उनको पूरा समझेंगे, उन पे वीडियोस बनाते रहेंगे। तो कीप sharing us, keep liking us, and please like, share and subscribe. Thank you. Have a very great day.